बिंदास में आपके सामने आज हम सप्ताह का विशेष बिंदास बोल लेकर आए, जो कि सप्ताह में महत्वपूर्ण देश विदेश की घटनाओं के ऊपर जो आपको हमारे राष्ट्र धर्म के मुद्दे से जुड़ी होती है, उस पर हम आज ज्यादा मुद्दे उठाते हैं। और इसलिए आज सबसे अहम मुद्दा, जी हां, प्रभु राम, हिंदुस्तान के रोम रोमों में बैठने वाले प्रभु राम जी के मंदिर को लेकर जो देश भर में उबाल आया है, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली की। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद ही कई दशकों बाद दिल्ली में एक साथ इतने लोग रामलीला मैदान पर आए कि रामलीला मैदान तो छोड़िए, दिल्ली के जीटी रोड तक भीड़ ही भीड़ थी और दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था। इसलिए इस मंदिर को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, इस धर्म संसद को लेकर क्या रहा, क्या कहा गया और सरकार को भी क्या चताया गया, इस पर नजर डालेंगे। पहले आपको दिखाते हैं भैयाजी जोशी जी ने क्या कहा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह आज के इस धर्म संसद के प्रमुख वक्ता थे और उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लंबा भाषण दिया। उसमें से एक अंश आपके सामने। अपमान करते हुए ये देश कभी स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो सकता। इस देश की सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में तो हम कहेंगे कि सत्ता ये सर्वोपरि नहीं, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होती है। सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोगों ने इसको समझने की आवश्यकता रही। और हमारा विश्वास है कि आज सत्ता के केंद्र में संचालित करने वाले बंधु इस समाज की भावनाओं से भली भांति परिचित है। केवल परिचित नहीं तो सहमत भी है। अंतर के मन से अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो हम जो कह रहे हैं उसके अलावा और कोई विचार वहां पर नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास। इस विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। और कभी तो लगता है कि उन्होंने भी अपना एक संकल्प घोषित किया है। अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने संकल्प को पूर्ति करने की दिशा में उन्होंने बढ़ना चाहिए। यही हम सब उनसे निवेदन करते हैं। संविधान का मार्ग है, न्याय है, ये सभी मार्ग अभी शेष है। और लोकतंत्र में संसद का भी अपना एक अधिकार है। संसद का दायित्व भी है, दायित्व भी बनता है। और इसलिए यहां के पूज्य संतों के द्वारा जो व्यक्त किया गया, करोड़ों राम भक्त जो चाहते हैं, उस कानून बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने पहल करनी चाहिए। इसका और कोई विकल्प आज ध्यान में नहीं आता है। अगर यह पुनीत कार्य होना है तो इसकी जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए निर्भयता से आगे आने की आवश्यकता है। यही हम सब राम भक्तों का एक निवेदन है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और उस भावनाओं का सम्मान करना, भावनाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र में, इसमें सत्ता की बड़ी भूमिका होती है। और हमें विश्वास है कि आज के सत्ता में बैठे हुए बंधु इन सब बातों को समझकर एक सकारात्मक पहल की दिशा में कदम डालेंगे, ये हम सब विश्वास व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने अपने वचनों को, अपने इरादों को, अपने संकल्प को बड़े ही मृदु भाषा में याद दिलाते हुए अपनी बात को कहा। उनकी भाषा भली ही मृदु हो, लेकिन सामने बैठे 5 लाख से भी ज्यादा लोग उनकी बातों को, शब्दों को वजन के साथ प्रतिसाद दे रहे थे और राम मंदिर की बात को मजबूती के साथ उठा रहे थे। आगे क्या भैया जी ने, देखिए।
भैया जी के भाषण का अगला हिस्सा। 92 में देश के कोने कोने से आए हुए कार सेवक, राम भक्त, उन्होंने अपने शक्ति का, सामर्थ्य का परिचय दिया और उस आक्रांताओं के निशाने को मिटा दिया। लेकिन काम अधूरा हुआ, ढांचा तो उद्ध्वस्त हुआ, समाप्त हुआ, उसकी निशानी कुछ नहीं बची। लेकिन भगवान राम तो वहां पर बहुत अस्थायी निवास में रह रहे हैं। जब जब कोई भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, एक पीड़ा का अनुभव करता है, एक वेदना का अनुभव करता है कि क्या हमारे आराध्य सालों साल इसी प्रकार के अस्थायी भवन में रहेंगे, अस्थायी आवास में रहेंगे, और क्या राम भक्त देखते रहेंगे? अभी जब मैं अयोध्या गया, दर्शन हुए, मैं उसी भावना को फिर एक बार यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं कि आज देश भर का राम भक्त कार सेवकों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा निर्मित एक विशाल भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। अस्थायी निवास का कालखंड समाप्त की ओर चल पड़ा है। थोड़ा और धक्का देने की आवश्यकता है और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं कि अपने आराध्य का दर्शन उस भव्य राम मंदिर में हो, जिसका संकल्प, जिसका मानचित्र, जिसकी कल्पनाएं जिन लोगों ने की है, देश भर के लोगों ने अपने गांव-गांव से रामशिलाओं का पूजन करते हुए अयोध्या में भेजा है, ऐसी सारी कल्पनाओं को लेकर फिर एक बार भव्य निर्माण मंदिर हो, यही हम सब चाहते हैं। भैया जी यही तक नहीं रुके। भैया जी ने विभिन्न तर्कों के साथ, अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ और हिंदुस्तान के साथ राम के, प्रभु रामचंद्र जी के संबंधों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और भी मुद्दों के साथ सरकार के सामने और समाज के सामने भी इस मुद्दे की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, सारे विश्व को हम एक मानवता का संदेश देना चाहते हैं, सारे विश्व को समन्वय का संदेश देना चाहते हैं। भगवान राम के संदेश, भगवान राम का जीवन, ये केवल भारत के लिए नहीं तो सारे मानव जाति के लिए एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हम सारे विश्व के समुदाय को आह्वान करते हैं कि इसको संकुचितता के, सांप्रदायिक की दृष्टि से न देखें। यह किसी भी एक स्वाभिमानी देश का एक सम्मान का प्रतीक है। यह सबका अधिकार है, स्वतंत्र देश को अपने सारे स्वाभिमान स्थापित करने का अधिकार है, और इसलिए उस पुनर्प्रतिष्ठा का ये कार्य प्रारंभ होने वाला है भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ। इसलिए भविष्य का भारत कैसा होगा, ये निश्चित होने वाला है इस प्रकार की बाधाएं दूर होने के बाद। जब मंदिर का कार्य प्रारंभ होगा तो ये बाधाएं दूर। देश के धर्माचार्य, मठाधिपति, महामंडलेश्वर, आचार्य, जन सामान्य के साथ साथ गांव-गांव में रहने वाला, नगरों में रहने वाला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनवान, संपन्न, गांव का रहने वाला, वनांचल का रहने वाला, नगरों में रहने वाला, ये करोड़ों का राम भक्तों का जो भाव है, वो धर्म के, धर्माचार्यों के साथ उनके भी अपनी एक भावनाएं हैं, और इसलिए उस आकांक्षा की, इच्छाओं की पूर्ति हो, शीघ्रता से हो। बहुत वर्षों तक राह देख ली है हमने, न्यायालय का सम्मान करते हुए अभी तक राह देखी है, लेकिन अब लगता है कि न्यायालय के इस राह देखते देखते हमारी भी राह देखने की सीमा आ गई है, और अब एक ही विकल्प बचता है, जो सब संतों ने कहा, सब धर्माचार्यों ने कहा, सभी की भावना है कि कानून बनाते हुए इसकी सब प्रकार की बाधाएं शीघ्रता से दूर हो, यही हम सबकी आकांक्षा है। जब ये बाबरी का कलंक टूटा,
तब भी न्यायालय ही जिम्मेवार था कि लोगों के भावनाओं का या उनको लोगों को जितना जल्दी निर्णय चाहिए था वो निर्णय नहीं हो पा रहा था। अयोध्या में लाखों कार सेवक आकर बैठे थे और उतना तनाव होने के बावजूद न्यायालय अपने ही धरे पर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिया जा रहा था और लोगों को लगा कि ना सरकार सुन रही है ना न्यायालय सुन रहा है, और फिर उस कलंक को लोगों ने कानून हाथ में लेकर साफ किया। अभी भी जिस प्रकार का कमेंट न्याय व्यवस्था की तरफ से हुआ कि हमारा प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है, उस कारण लोगों में ज्यादा उबाल है। एक तरफ आप सालों पुराने केसेस खोल रहे हैं जो हिंदुवादियों के खिलाफ है, और दूसरी तरफ आप प्रभु रामचंद्र जी के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आतंकवादी याकूब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलती है। इतना ही नहीं, किसी राज्य में सरकार बने ना बने इसके लिए भी आप आधी रात के लिए जगने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस देश के आराध्य प्रभु रामचंद्र के लिए हमारी व्यवस्थाओं में कभी भी रुचि या गंभीरता नहीं रही। सामने आई हुई लाखों लोगों की भीड़ और देश भर में करोड़ों लोगों का समर्थन इसी का परिपात है, और इसलिए अब यह निर्णय होना ही चाहिए। और इसी सरकार के रहते अयोध्या में राम मंदिर के काम की शुरुआत होनी चाहिए। यह राष्ट्रभक्तों का मांग इस सरकार के स्थापना में भी एक अहम मुद्दे के तौर पर है, और इसलिए इसकी मांग वाजिब है और ये पूरी की जाए, यह अपेक्षा भी उससे कई गुना ज्यादा और वाजिब है। इस पूरे आज के कार्यक्रम में मुद्दा तो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का था, लेकिन वहां आए हुए लोगों ने हम दो हमारे दो तो सबके दो अर्थात जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। देखिए क्या कहते हैं लोग। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। अगर देश का प्रदूषण हटाना है, देश की बीमारियों को हटाना है, देश की गरीबी को हटाना है, तो हमको 2 या 3 बच्चों पे विधेयक लाना पड़ेगा। लेकिन एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं तो प्रदूषण होता है। जो 8 और 10 बच्चे बनाते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। वो तो हमारी देश की संस्कृति और हमारे देश का प्रदूषण हटाना है, देश की बीमारियों को हटाना है, देश की गरीबी को हटाना है, तो हमको 2 या 3 बच्चों पे विधेयक लाना पड़ेगा। लेकिन एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं तो प्रदूषण होता है। जो 8 और 10 बच्चे बनाते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। वो तो हमारी देश की संस्कृति और हमारे साध्वी ऋतुंबरा जी ने इस विषय पर क्या कहा। फायर ब्रांड नेता साध्वी जी क्या कहती है, देखिए। जो जागृत और संगठित हिंदू शक्ति है, यही सारी समस्याओं का समाधान है। हमें हमारी पीड़ा व्यक्त करनी थी। जिस तरह न्यायालय ने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता नहीं है, इसको सुनना और उसकी बेचैनी का बढ़ना, वही कारण है इस विराट धर्म सभा का। यही मैसेज है। हम संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो हम अपने घर में ही अपमानित होते रहेंगे। हम देश की सरकार से चाहते हैं कि वो अध्यादेश लाए और राम मंदिर का निर्माण कराए। कई कॉलर हमारे साथ अपनी बात को रखने के लिए तैयार है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जनसंख्या के आज के इस कार्यक्रम में जबकि मुद्दा राम मंदिर का था, लेकिन लोगों ने कहा कि राम जी का मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में लाखों मंदिर सुरक्षित तभी रहेंगे जब यहां पर हिंदू रहेगा। इसलिए बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में हम दो हमारे दो तो सबके दो को मांग को भी दोहराएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े, क्या कहते हैं सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। मैं प्रकाश सिंह राजपूत तमिलनाडु विश्व हिंदू परिषद से बात कर रहा हूँ। बोलिए प्रकाश जी। मैं सूरज जी एक ये बात कहूंगा कि जब कोर्ट को जैसे अय्यप्पा स्वामी के जो मंदिर है वहां पे फैसले लेने के लिए उनके पास समय है, और जब 26 साल से 27-25 साल से राम मंदिर का ये केस लड़ रहे हैं हम, तो उसके फैसले सुनाने पे टाइम नहीं है। आतंकवादियों पे रात को कोर्ट खोलने के लिए उनके पास समय है, लेकिन हिंदुओं की जो भावना है उनको उनके खेलने की उनके साथ आदतें हो गई हैं। हजारों सालों से खेलते आ रहे हैं, अभी भी इसे खेलते आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसे राम मंदिर का मुद्दा इतना पूरे हिंदू समाज का ही बना हुआ है तो उनके ऊपर वो फैसला क्यों नहीं लेते। और दूसरी बात है, जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जो आपने कहा अभी बात है हम दो हमारे दो, तो जो ये कानून पहले था तो उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनता। उनके लिए सरकार के पास समय क्यों नहीं है। जैसे अय्यप्पा का मंदिर था तो उसके लिए तो कोर्ट में उनके लिए तो समय है, लेकिन जब हमारा राम मंदिर अय्यप्पा के लिए भी समय नहीं है। अय्यप्पा की इच्छा तोड़ने वाले लोगों की बात सुनने के लिए समय है। अय्यप्पा जी के तो मंदिर खोलने के पहले निर्णय हो जाना चाहिए था पुनर्याचिका का, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम महिला जो कि हिंदू भगवान के दर्शन में कभी नहीं गई, लेकिन वो घुसने के लिए जब कोर्ट के सामने जाती है तो उसकी बात सुनने के लिए तो कोर्ट के पास समय है।
हमारे देश के न्याय व्यवस्था को यह सोचना पड़ेगा कि इस देश के जनमानस से ही अगर न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। कभी इस देश में राम शास्त्री प्रभु ने जैसे महान न्यायाधीश हुए जिन्होंने न्याय के प्रति इस देश का आम आदमी का विश्वास बहाली के लिए काम किया। यहाँ के राजाओं ने भी उसके लिए न्याय व्यवस्था को हमेशा स्वतंत्र रखा, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था जो कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा माना जाता है, इस अपनी तारीख पे तारीख का शिकार प्रभु रामचंद्र को भी बना रही है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। मैं नीरज अग्रवाल छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के साथ साथ या राम मंदिर से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, क्योंकि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो राम मंदिर की बात तो दूर, जो बचे हुए मंदिर है उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो भैया जी ने कहा कि राम जी असहाय अवस्था में पड़े हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राम ईश्वर है और जो धर्म के साथ गद्दारी करेगा धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के लिए हो रही आवाज बुलंद करने का यह मौका है। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। ये कन्हैया कुमार हुआ या जो माने और भी राजनीतिक दल जो हैं जो आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, अभी तो बीजेपी की सरकार है वहाँ लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी है, क्यों नहीं उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो आतंकवादी का जो समर्थन जो कर रहे हैं, रात को कोर्ट खुलवा दे रहे हैं, वे जेएनयू में नारा लगा रहे हैं कि तुम्हारा शहादत का बलिदान का बदला लेंगे हम लोग, आतंकवादी का शहादत का बलिदान लेगा ये लोग। और भगवान राम से भी वो लोग ऊपर हो गए हैं क्या? तो वहां पर ये लोग बिल पास करके क्यों नहीं वहां पर राम मंदिर बनाने की ये वकालत कर रहे हैं, या क्यों नहीं ये उनका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग? हाँ, एक तरफ राक्षस दल है, एक तरफ माने भगवान का पुजारी है, तो कौन किसको ज्यादा आदमी पूछता है? रावण का तरफ आदमी ज्यादा पूछता है कि हम लोग राम को पूछते हैं? तो क्यों नहीं ये लोग अध्यादेश ला करके वहां पर राम मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं अध्यादेश ला रहे? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट कब तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला? धन्यवाद। इस कॉलर ने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि लोकतंत्र सर गिनने का व्यवस्था है, तंत्र है। जितने सर उतने वोट। प्रभु रामचंद्र जी के पास एक ही सर है, लेकिन रावण के पास 10 सर है, और इसलिए लोकतंत्र में प्रभु रामचंद्र जी का फोटो तो संविधान के पहले पन्ने पर लगा दिया, लेकिन मत चाहिए, वोट चाहिए, तो एक गट्ठा बैंक, वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक है, और इसलिए वो सर 10 है, वो सर ज्यादा तो राजनीतिक सर भी उसी के सामने झुकता है। और इसलिए प्रभु रामचंद्र का मंदिर का मुद्दा इस देश में कभी प्राथमिकता का नहीं रहा। पहले तो मुझे यह बात ही समझ में नहीं आती कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, तो बाबर के नाम से हिंदुस्तान में मस्जिद रहने का कारण क्या है? क्योंकि बाबर के वंशजों को तो आपने पाकिस्तान दे दिया। काशी में जहां प्रधानमंत्री जी जिस बनारस से काशी से सांसद हैं, वो खुद वहां पर हर बार दर्शन के लिए जाते हैं, विपक्ष के नेता भी जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री आज जो थे वो भी जाते हैं, और अखिलेश थे वो भी जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, काशी में जहां पर प्रधानमंत्री और हम सब पिछले कई सालों से पूजा कर रहे हैं, वो असली ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग नहीं है। असली तो नंदी का मुंह जिधर है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे जो ज्योतिर्लिंग है वो असली है। हम खुद, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक, आज भी अहिल्याबाई होलकर ने प्रतिरूप में जो वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया उसकी पूजा कर रहे। क्यों ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर हमने रखी जब हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया? आज भी जब हम मथुरा में जाते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद है, और हम उस मस्जिद के दीवार के पीछे के हिस्से पर एक प्रतीकात्मक मंदिर बनाकर उसका दर्शन करते और मानते हैं कि हम विश्व के एक बड़े धुरंधर और एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले एक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कितने लाचार हैं हम। ये केवल ये अयोध्या, मथुरा, काशी का ही मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में कई हजार, मैं तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में कार्यक्रम लेकर आने वाला हूं कि आखिर ये मंदिर तोड़कर बनी हुई मस्जिदें हिंदुस्तान में क्यों रखी गई? जब पाकिस्तान आपने दे दिया तो धर्म के नाम पर, यह मसला तो उसी दिन खत्म हो गया था जब धर्म के नाम पर आपने देश दे दिया था।
लेकिन आज भी इस देश में धर्म के वोट बैंक के आधार पर लाचार राजनीति लाल टपकाते हुए प्रभु रामचंद्र के मंदिर को तब लटकाने में लगे हुए हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं लव यू आपसे। क्या कहना है आप? हाँ, मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं गोडसे का वंशज, हे राम को गोली नहीं मारता, एक्सीडेंटल हिंदू गोली मारता नेहरू को। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। लोगों के गुस्से का परिणाम आप देख रहे हैं कि लोगों की भाषा स्वाभाविकता ही जब मामला श्रद्धा आस्था का हो जाता है तो बात बिगड़ती है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। कॉलर से शायद संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रखिए। साथ में आप इस को जो लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और तमाम बाकी सोशल मीडिया के हैंडल पर, वहां पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए जी, हम बेगूसराय से बोल रहे हैं, गुलाम सरवर अली खान कादरी साहब। बोलिए कादरी जी। जैसा कि एक बोल रहे थे कि कन्हैया कुमार आतंकवादी का समर्थन देते हैं और जेएनयू में नारा छात्र संघ लगाते हैं, तो इन पे FIR चार्जशीट करके उसको अंदर करना चाहिए। ये तो बाहर घूम रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है जी। तो ये गवर्नमेंट की नाकामी को आप किसी के ऊपर थोपने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार समर्थन देते हैं, वो अगर उन्होंने कहा कि आतंक हम समर्थन देते हैं, चार्जशीट करते, FIR करते, बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में है, अंदर होना चाहिए, लेकिन ये अंदर नहीं हो रहा है। ये तो नंबर 2 पॉइंट, जनसभा हो रहा है, जनसभा में एक भी तिरंगा झंडा नहीं दिख रहा किसी के हाथ में। अच्छा, हाँ, देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती महोदय, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सब लोग यहाँ मिलकर रहते हैं पूरी दुनिया के, है ना। अब किसी एक को आप ये बताइए, इतना लंबा भाषण देने के बजाय आपको प्रभु रामचंद्र के मंदिर से कोई आपत्ति है? तो क्या बोल रहे सर आप? आपको मंदिर से कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, तो मंदिर का समर्थन करिए ना सीधे सीधे। ओहो, जब टाइटल सूट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे हम उससे ऊंचे न है, उससे भर के हम नहीं ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा हमारा ही मानना होगा, आपका ही मानना होगा। हम ईंट लेके जाएंगे बनाने के लिए, हम प्लास्टर करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, साथ में ये भी बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी आदेश दे दे। सुप्रीम कोर्ट आदेश वो अपने मर्जी से नहीं देंगे जी, हमारे मर्जी से थोड़ी देंगे। कैसे? हाँ, लेकिन आप आग्रह तो कर ही सकते हैं ना कि जल्दी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश आएगा। याकूब के फांसी के लिए रात को 2 बजे खुलने वाला कोर्ट, कादरी जी, अगर रामचंद्र जी के लिए पहले रोजाना सुनवाई करने का निर्णय करे, इसकी मांग करने में क्या हर्ज है? हम सहमत हैं, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, धन्यवाद, सहमत हो जाइए। और मैं जानता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान का ज्यादातर मुसलमान भी ये समझ रहा है कि मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक जमात जो है वो इसका विरोध करती है। मैं दावा करता हूं कि इस वक्त मुसलमानों से भी ज्यादा कांग्रेस के अंदर के कपिल सिब्बल जैसे लोग मंदिर के विरोधी ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये 19 के पहले मंदिर बनने का निर्णय हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, तो इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। एक बात माननी पड़ेगी, मोदी जी के इस आने के पीछे जो देश में राष्ट्रवादी हिंदुवादी फोर्सेस ने मेहनत की, ताकत लगाई, उस ताकत का परिणाम यह रहा कि खुद को एक्सीडेंटली हिंदू कहने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री का वंशज राहुल गांधी भी अपने आप को ना केवल हिंदू कह रहा है, बल्कि जनेऊधारी ब्राह्मण कहने के लिए मजबूर हुए हैं। और कांग्रेस वाले, मैं तो भाजपा वाला, अभी इसके पहले जो डिबेट चल रही थी उसके स्पोक पर्सन जब निकले और कांग्रेस और भाजपा के दोनों मेरे सामने आए, तो मैंने कहा कि अगर भाजपा वाले अभी मंदिर नहीं बनाएंगे तो लग रहा है कि कई कांग्रेस वाले मंदिर बनाने के लिए यात्रा ना निकाल दे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि राम का विरोध अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्यों ना सब एकत्र आकर ये निर्णय करे, क्यों सवाल उठाए, क्यों बात बिगड़ती जाए और सब मिलकर कहे कि न्यायालय ने क्या साबित करना रह गया है, केवल यही ना कि मालिकाना हक किसका कितना बनता है, यही तो निर्णय करना है। यह तय हो चुका है कि वहां पर, और इलाहाबाद जो आज प्रयाग बन चुका है, उस कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि ये जन्मभूमि है। जब जन्मभूमि है तो कुछ टुकड़ों की मालिकाना हक के लिए लड़ाई क्यों?
क्यों न्यायालय की प्रतीक्षा करनी है? निर्णय कर देना चाहिए और सरकार अधिग्रहण करके तो कहीं पर भी कुछ कर सकती है। जब अधिग्रहण करके मेट्रो के लिए, सड़क के लिए लोगों के घर टूट सकते हैं, तो दरिंदे बाबर के नाम से अधिकृत तब की लूटी हुई कुछ जमीन के लिए क्यों लड़ाई हो रही है? क्यों नहीं सरकार कर सकती? ये तो राज्य सरकार तो छोड़िए, वहां के कलेक्टर को अधिकार है, डीएम को अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग करके अगर मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सकता है तो ये हिंदुस्तान के हित का है। और मैं कहूंगा कि बात केवल राम मंदिर की क्यों रही है? क्यों नहीं हिंदुस्तान के तमाम उन मंदिरों की बात हो जिनको तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई थी? क्योंकि सिद्धांत तो एक ही लागू होता है ना। तो जो सिद्धांत अयोध्या में लागू होगा वही मथुरा में हो, वही काशी में हो, और वही हिंदुस्तान के तमाम जगह पर जहां पर भी ये कलंक आज भी है वहां पर भी लागू हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे मैं मोती सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए मोती जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सुदर्शन चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ एक चंद आदमी, जितने चंद लोग हमारे देश को राम मंदिर नहीं बनाने देना चाहते। मेरा एक मतलब है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानों का है और हमारे देश में मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर के लिए जो भी हाथ उठाता है उसके हक काट देने चाहिए। जो मंदिर को बनाने के लिए मना करता है, ये देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कांग्रेस सबसे ज्यादा कर रही है। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, राम मंदिर के इस मुद्दे के साथ, क्योंकि सप्ताह का बिंदास होता है, इसमें हम ज्यादा मुद्दे लेते हैं। अगला मुद्दा हम लेते हैं हिंदुस्तान में मंदिर को विरोध करने वाले कुछ तुच्छ राजनेता के पीछे जाने वाले मुसलमान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दाना डालने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है, बल्कि फांसा फेंका है और यह कहा है कि भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। यह साक्षात्कार अगर हुआ भी तो किसको हुआ? हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। इन्होंने एक फांसा फेंका और उसमें सिद्धू फंस गया। क्या एक खलिस्तान की मूवमेंट को मजबूत करने वाला पाकिस्तान अब दूसरा फांसा फेंक के मिनी पाकिस्तान की मूवमेंट को तो हिंदुस्तान में मजबूत नहीं कर रहा है? देखिए, आपको दिखाते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है। एक विदेशी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये इसके कई मायने हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के विरोधी बात करता है। उनके इसी एक लाइन का मतलब यह है कि भारत के मुसलमानों को उस्काना, भारत के राजनीति में दखल देना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार किसी भी दूसरे देश में चल रही सरकार के अंदर या वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल देना किसी दूसरे देश के लिए वैधानिक नहीं माना जाता। लेकिन पाकिस्तान भारत के किस चीज में दखल नहीं देता? भारत की कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें पाकिस्तान अगर खराब करने का मौका बल्कि ढूंढ कर लाता है और उसमें दखल देकर बिगाड़ने का काम ही करता है। इसलिए 2019 के चुनाव में भारत के मुसलमानों को यह सोचना है, क्योंकि उनको हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को तो वोट देने का अधिकार है और वो अपने मर्जी से जिस भी दल को चाहे दे सकते हैं। हम कोई उसका विरोध और इस अधिकार पर आक्रमण नहीं करें, लेकिन क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह सोचना होगा और तथाकथित सेकुलरिस्टों को भी सोचना होगा कि क्या इमरान खान के जाले में, इमरान खान के फांसे में कोई अपने धर्म के आधार पर तो फंसेगा नहीं ना? विचार करने की जरूरत है। कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, तकनीकी कारण से शायद आज कॉलर से संपर्क पूरा नहीं हो पा रहा है, और हम अगले मुद्दे पे तरफ बढ़ने के पहले इस मुद्दे को दोहरा दे कि पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों के ऊपर जो फांसा फेंका है, मैं चाहता हूं कि देशभक्त मुस्लिम इसका विरोध करें और गद्दार जो इमरान खान के फांसे में फंस भी सकते हैं उनको भी एक्सपोज करें, क्योंकि बात देश की है और देश की बात में धर्म के आधार पर इस्लामिक कहने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है उससे पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान है और पाकिस्तान से ज्यादा खुश भी है। और इसलिए अपने खुशी के लिए कहीं इमरान खान की गंदी नजर और काली जुबान दुख का कारण ना बने, इसको आश्वस्त करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इमरान खान के बयान का विरोध करना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद,
बोलिए, हेलो क्या कहना है आपको? हेलो हाँ, हेलो। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, हाँ सर, बोलते रहिए। जय हिंद। सर मैं यही बोलना था कि जो इस मुद्दे पे बातचीत हो रहे हैं, तो इस बारे में जो बहुत लोग जो है राम मंदिर के लिए कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा तो राम मंदिर बनेगा, ये नहीं बनेगा। चलिए, राम मंदिर की बात पूरी हुई है, अब अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, वैसे तो बॉलीवुड के फिल्मों का मैं विषय कभी नहीं लेता, तभी लेता हूं जब उस पर सांस्कृतिक आक्रमण की बात होती है। अभी केदारनाथ फिल्म का तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू बॉलीवुड में आया है। एक फिल्म आई है रोबोट 2.0, रजनीकांत की ये फिल्म जो कि रोबोट फिल्म का अगला वर्जन है, एक अच्छा संदेश देकर जाती है। और मैं न केवल इस फिल्म को आपको देखने के लिए कहूंगा, बल्कि देखने से भी ज्यादा इस फिल्म के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है, उसके पालन के लिए आह्वान करूंगा। पहले ये पैकेज देखिए। हीरो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं, पानी के तालाब कम हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। कई प्रवासी पक्षी इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल टावर तो पक्षियों के लिए खतरनाक है ही, क्योंकि उनसे टकराकर उनकी मौत तक हो जाती है। लेकिन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन भी उनके लिए उतनी ही खतरनाक होती है। जब लैब में पक्षियों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन में रखकर प्रयोग किया जाता है तो उन पर असर दिखाई देता है। एम्स के रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व डीन डॉक्टर प्रमोद कुमार जुल्का कहते हैं कि रेडिएशन दो तरह की होती है, एक तो आयनाइजिंग और दूसरी नॉन आयनाइजिंग। एक्सरे की रेडिएशन आयनाइजिंग होती है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है और इससे कैंसर तक हो सकता है। वहीं मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन लो एनर्जी रेडिएशन होती है। ये इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन आबादी वाले इलाकों में बढ़ते मोबाइल टावरों का लगातार विरोध जरूर हो रहा है। मोबाइल टावरों के विरोध में अभिनेत्री जूही चावला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की थी। इस तरह के विरोधों को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ साल पहले एक समिति बनाई थी, जिसे पक्षियों और मधुमक्खियों समेत वन्य जीवों पर मोबाइल टावर से होने वाले असर को पता लगाने का काम सौंपा गया था। इसमें पाया गया कि भारत सेलफोन का सबसे बड़ा बाजार बनने को है, लेकिन सेलफोन टावर के लोकेशन को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई। समिति ने रेडिएशन के असर से जुड़ी 919 रिपोर्ट का अध्ययन किया। इनमें से 81 रिपोर्ट इंसानों पर असर से जुड़ी थी, जबकि 3% ने पक्षियों पर असर का अध्ययन किया था। इनमें से 30 अध्ययनों में से 23 में पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन का पक्षियों पर बुरा असर होता है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम जिस प्रकृति का हिस्सा है, उस प्रकृति से ही कितने कटते जा रहे हैं। कटना तो दूर, हम अपने स्वार्थ के लिए उस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये मोबाइल इमरजेंसी काम के लिए तो बिल्कुल जरूरत है, तकनीक को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमने इसको अब लैंडलाइन को पूरी तरीके से छोड़ दिया और 24 घंटे मोबाइल साथ में रखना शुरू किया। व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर पर भी इसका बुरा असर होता है। लेकिन दुनिया भर में फैली हुई तकनीक के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी है या पागलपन है, उसने उस सच्चाई तक कभी पहुंचने नहीं दिया। और बचाने से ज्यादा इसके द्वारा कमाने वाले ज्यादा पैसे कमाते हैं, उनके प्रमोशन ने और उनके लॉबिंग ने भी इस सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। लेकिन यह माना जा रहा है कि जब से मोबाइल आए हैं और खास करके मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, ज्यादा ऑपरेटर हो गए हैं। दुनिया में ज्यादातर देशों में 1, 2 या 3 से ज्यादा ऑपरेटर नहीं होते, भारत में 10-10 ऑपरेटर है। इसका परिणाम होता है कि हवा में जो बैंड होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है, वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि उसके चपेट में ना केवल कुछ पंछी आ रहे हैं, बल्कि प्रकृति के बड़े घटकों पर उसका असर पड़ रहा है। आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा? कई जीवा जंतु प्रकृति में आते हैं, जाते हैं, लेकिन आपको पता है
जब ये चिड़िया खत्म होती जा रही है तो ये चिड़िया जो कटी कीट पतंगों को खाती थी और उस कीट पतंगों को खाने के कारण हमको पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ता था, लेकिन चिड़िया खत्म होने के बाद हमको अब उन कीट पतंगों को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है और उस केमिकल के कारण हमारा खाना प्रदूषित हुआ है। उस खाने के कारण हमारे शरीर में तमाम रोग प्रतिकारक क्षमताएं घट गई है और आज करीब अकेली एक चिड़िया घटने से जो कीट पतंग नहीं मर रहे और उसके एवज में जो वहां पर पेस्टिसाइड यूज हो रहा है वो 200 से ज्यादा बीमारियों को और खतरनाक 6 बीमारियों को व्यक्ति के शरीर में लाता है। अब सोचिए, क्या आप मोबाइल का वास्तविक जरूरत के लिए कितने घंटे उपयोग करते हैं और टाइम पास के लिए कितने करते हैं? मित्रों, कुछ लोगों के लिए तो टाइम पास जरूरी भी होगा, लेकिन ध्यान रखना, आप आजकल मोबाइल में एक फीचर आया है स्क्रीन टाइम। आप कितने देर मोबाइल में कौन सा ऐप यूज करते हैं इसको जरूर देखिए। मैं खुद अपना अनुभव देता हूं, मेरे फोन में ये फीचर है और मैंने इस फोन में इस फीचर को जब पिछले दिनों अपडेट किया और देखा हफ्ते भर में मेरा उपयोग कितना हो रहा है और मैंने पाया कि मैं जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ ऐसे ऐप पर जा रहा है जो कि शायद मैं अपने पर्सनल स्टाफ से या हो सकता है कि टाल कर भी उतना समय ना देकर भी मैं उससे काम ले सकूं। मैंने तय करके 2 महीने में उस समय को आधा किया, तब मेरे पास कई घंटों का समय उपलब्ध हो गया। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन समय प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं आपका मोबाइल आपके जीवन के सबसे महंगे घटक समय को तो नहीं खा रहा है ना, और उस खाने के चक्कर में वो प्रकृति को भी कहीं निगल तो नहीं रहा है ना? जरूर सोचिए। वैसे तो कोई मीडिया चैनल वाला आपका मोबाइल का उपयोग कम करो ऐसा नहीं कहेगा, वो तो कहेगा कि हमारा ऐप डाउनलोड करो और सिर्फ हमको ही देखो। लेकिन सुदर्शन कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई संदेश नहीं देता, हमेशा सत्य और तथ्य के आधार पर अपनी बात को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए कहता हूं। यही मेरे हिंदू होने का मेरा संस्कार है और इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आपको मोबाइल की जब आवश्यकता ना हो तो उसको बंद रखें, खास करके सोते समय आपके शरीर के आसपास भी ना रखें, और जब आप उसका उपयोग कम करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद प्रकृति के ऊपर पड़ने वाले घटक का परिणाम भी कम हो जाएगा। मैं इस मांग के साथ हिंदुस्तान के लोगों को और सरकार को भी ये मांग करता हूं, खास करके टीआरपी जो टीआरआई है उस टीआरआई को भी ये मांग करता हूं कि इसके ऊपर एक नीति निर्धारित करे और उस नीति निर्धारण के बाद हम इस देश में आगे बढ़े। मैं आपको इस विषय पर एक बाइट दिखाता हूं, क्या कहते हैं विशेषज्ञ, देखिए। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे मेमोरी पे पड़ता है रेडिएशन से। मेमोरी लॉस में सबसे ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन बेसिकली जो हम मोबाइल जो भी हम रखते हैं उनसे एक नेगेटिव रेडिएशन जो निकलती है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को हार्म करती है। और इसके अलावा अभी रिसेंट में कहीं पे हो रहा है ये 5G के लिए रिसर्च जो हो रही है, उसमें भी पता चला है बहुत सारे बर्ड्स उसमें मरे हैं। तो अब नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। मोबाइल रेडिएशन के कैंसर है सबसे बड़ा उसका, और ब्रेन के लिए काफी हार्मफुल है। मोबाइल रेडिएशंस जो हम रेगुलर यूज करते हैं फोन्स, तो उससे हमारे बॉडी को काफी इफेक्ट पड़ता है। इस चीज से काफी हेडेक वगैरह होना, या आप पास में रख के जैसे सोते हैं फोन्स, तो उससे भी आपको कुछ अलग बीमारीज हो सकती है, डिजीज काफी सारी तरह की हो सकती है। ये जनता की प्रतिक्रिया हमने आपके सामने दिखाई। मित्रों, बड़ों ने हमेशा कहा है कि अगर ज्यादा हो जाए तो मीठा खाना भी आपको बीमारी देता है, और मीठा खाना तो छोड़िए, ये भी कहती है आयुर्वेद ये कहता है कि अगर पानी भी जरूरत से ज्यादा पिए तो भी वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कहीं आपका ये मित्र माने जाने वाला मोबाइल आपके शत्रु का तो काम नहीं कर रहा है ना? इस पर सोचिए और हिंदुस्तान में मोबाइल की एक नीति निर्धारण करिए। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम फ्रांस के मुद्दे को आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं, पहले उस पर क्या समस्या है फ्रांस में ये समझिए। महंगाई को लेकर पूरा फ्रांस सड़कों पर उतर आया है। लगातार 3 हफ्तों से फ्रांस में प्रदर्शन हो रही हैं। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस से झड़पें हो रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमा हुए।
और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों लोग सिटी सेंटर पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पेरिस की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई और करीब 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शनिवार के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ एहतियातन के तौर पर दुकानें बंद करवा दी गई और आईफिल टावर समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी बंद रखा गया। लोगों का विरोध तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, आय का नहीं बढ़ना, बेरोजगारी और कड़े श्रम कानून है। ये अपने आप में पहला विरोध प्रदर्शन नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इन्हीं मुद्दों को लेकर फ्रांस की जनता सड़क पर उतरती रही। प्रदर्शन की अगुवाई करने वालों को येलो वेस्ट कहा जा रहा है। दरअसल फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डीजल की वर्तमान कीमत करीब 121 रुपए प्रति लीटर है और जो पिछले साल की तुलना में 23% तक बढ़ चुकी है। सरकार ने जब एक बार फिर पेट्रोल पर 7.6% और पेट्रोल पर 3.9% टैक्स बढ़ा दिया, तब लोगों में इसे लेकर गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। लोगों में ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी के खिलाफ रोष को देखते हुए सरकार ने ईंधन टैक्स 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया। ईंधन के दामों में वृद्धि के साथ ही लोगों के असंतोष का एक अन्य सबसे बड़ा कारण जीवन जीने की लागत में वृद्धि और आय का ना बढ़ना है। फ्रांस के बड़े श्रमिक तबके और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का कहना है कि उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है और यही वजह रही है कि प्रदर्शनकारी हमें जीने दो का नारा लगा रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन अपने दूसरे हफ्ते से सबसे बड़ा रूप लेने लगा। तब 17 नवंबर को करीब 3 लाख लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी महीने की पहली तारीख को भी करीब 1.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई। पिछले हफ्ते के प्रदर्शन के दौरान पेरिस की सड़कों पर हिंसा के बाद सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस दौरान दशकों बाद पेरिस की सड़क पर हिंसक झड़प देखी गई। पेरिस की सड़कों पर 2005 में उपनगरीय इलाकों में भड़के दंगों के दौरान बख्तरबंद गाड़ियां उतारी गई थी और उसके बाद से इन्हें पहली बार उतारा गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ नाटक के जरिए पुलिस पर और राष्ट्रपति के एलिसी पैलेस ऑफिस पर हमले के लिए लोगों को जुटाने में लगे हैं। फ्रांस में कई सालों बाद इतना बड़ा आंदोलन देखा गया। इसे नाम येलो वेस्ट या येलो जैकेट मूवमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने वालों ने पीले रंग की वो जैकेट पहनी थी जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से पहना जाता है, क्योंकि इनका चटक रंग ध्यान खींचता है। फ्रांस में 2008 में बने कानून के मुताबिक वाहनों में इस तरह के जैकेट रखना अनिवार्य है, ताकि गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो उसे पहनकर उतरा जाए। पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जैकेट सांकेतिक रूप से पहनी थी, ताकि अपनी मांग और समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींच सके। फ्रांस में येलो वेस्ट या येलो जैकेट मूवमेंट की शुरुआत 17 नवंबर 2018 को की गई थी। ये आंदोलन इसके पड़ोसी देश इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड तक फैल गया था, मगर वहाँ ये बहुत कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फ्रांस में एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से इस आंदोलन की धमक सुनाई दे रही है। राजधानी पेरिस से लेकर फ्रांस के अन्य प्रमुख शहर और छोटे कस्बों तक लाखों की संख्या में लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। ये तो वो खबर हुई जो आपको साधारणतः सामान्यपने सारा मीडिया सुना रहा है, लेकिन इसके पीछे का सुदर्शन दृष्टिकोण क्या है? यह है क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के उन देशों ने जिन्होंने घुसपैठियों को अपने देश में आने दिया, जी हाँ, सीरिया और तमाम उन देशों में जहां पर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स इन देशों में घुस गए और वहां की सरकारों ने राजनीति के तहत, क्योंकि वहां भी लोकतंत्र है, वहां पर भी वोट है, वोट बैंक है और तमाम चीजों है, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इस्लामिक देशों के पैसे के प्रभाव में वहां के राजनेताओं ने इस निर्णय को किया। परिणाम हुआ कि वहां पर जो सोशल सिक्योरिटी है उसको देखते हुए लोग वापस गए नहीं। जो घुसपैठी आए वो अपने देश में शांति प्रस्थापित होने के बाद वापस गए नहीं, क्योंकि यहाँ काम ना करो तो भी पैसा मिलता है, ना केवल पैसा बल्कि घर, आपका मेडिकल, तमाम प्रकार की सुविधाएं और आपके बच्चों, पैदा होने वाले बच्चों की शिक्षा से लेकर तमाम चीजें। और इसलिए फ्रांस और यूरोप के कई देशों पर आर्थिक बोझ पड़ा है
उस बोझ का परिणाम यह है कि उनको डीजल से लेकर तमाम चीजों पर टैक्स लगाना मजबूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन होने वाले खर्चे की बढ़ोतरी को अगर मिट करना है तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों के जेब पर ही हाथ मारेगी। और इसलिए घुसपैठियों को पालने के लिए वहां के आम फ्रांसीसी लोगों के जेब पर मारा हुआ हाथ लोगों ने पकड़ लिया, ना केवल पकड़ा बल्कि सरकार के हाथ को मरोड़ दिया। और ऐसा प्रदर्शन चल रहा है कि फ्रांस सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही है। और इसलिए यह मुद्दा हमने आपके सामने लाया। क्यों? मुद्दा फ्रांस का है। कनेक्शन यह है कि भारत में तो 7.5 करोड़ घुसपैठी है, फ्रांस में तो कुछ लाख है, लेकिन फ्रांस ने 8 दिन देश बंद रखा, लोग सड़क पर हैं, पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है और इसलिए कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़े लिखे देश के समझदार लोग ये कह रहे कि अगर घुसपैठी अगले कुछ लंबे समय तक रहे तो हमारे देश को निगल जाएंगे। वहां पर भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और फ्रांस को निगलने की खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए वहां के लोगों ने तो प्रतिकार किया, लेकिन भारत के लोग तो सो रहे हैं। भारत का कोई व्यक्ति घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बोल का रहा है। रोहिंग्या के ऊपर कुछ चर्चा हुई, सुदर्शन ने तो 4 साल से आवाज उठाई, लेकिन रोहिंग्या अब 60,000 बच्चे पैदा कर चुके हिंदुस्तान में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और बांग्लादेशियों को तो अब दशक यहां उलट चुके हैं। कई जगह तो उनके कॉलोनियों में 3-3, 4-4 पीढ़ियां आगे आ चुकी है। और कई जगह दिल्ली जैसे जगह पर तो ऐसी कॉलोनियां हैं जहां 95% बांग्लादेशी रहते हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम आशा करते हैं पश्चिम से आने वाले फैशन को अगर स्वीकारते हो तो पश्चिम से आने वाले एक संदेश को स्वीकारिए और घुसपैठियों का विरोध करिए। चलिए अगले खबर की तरफ पढ़ते हैं। यह खबर भी पर्यावरण से, तकनीक से और हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। वैसे तो हिंदुस्तान ई कचरे के लिए अब जाना जा रहा है। दुनिया भर के देश अपने यहां पर ई कचरा, जैसे हम खान पान का कचरा होता है वैसे ई कचरा जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आता है, इसको लेकर समस्या को जूझ रहे हैं। लेकिन अब इस समस्या पर जापान ने एक अच्छा फॉर्मूला निकाला है। और क्या कहा है जापान ने और कहानी कुछ करके भी दिखाया है, जरा देख लीजिए, शायद हम कुछ कर पाए। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में सोने की खान है? अगर हम ये कहें कि आपकी जेब में सोने की खान है तो आप क्या मानेंगे? नहीं ना, पर ये 100% सच्ची बात है। सोने की ये खान है आपका मोबाइल। मोबाइल ही नहीं, ऐसी ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इतना सोना चांदी होता है जितना खदानों से बड़ी मुश्किलात के बाद निकाला जाता है। किसी खदान से 3 से 4 ग्राम सोना निकालने के लिए करीब 1 टन अयस्क को छानना पड़ता है। वहीं मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे 1 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे से करीब 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। इंसानी बस्तियों में मौजूद इस अनजानी सोने चांदी की खदान का दोहन टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किया जा रहा है। तो ऐसी तकनीक है जिसके जरिए ई कचरा भी साफ हो जाएगा और सोना भी मिल जाएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजकों ने तय किया है कि वो इन खेलों के मेडल यानी तमगा अर्बन माइनिंग से मिली धातुओं से तैयार करेंगे। टोक्यो 2020 ओलंपिक में करीब 5000 मेडल दिए जाने हैं। इसके लिए आयोजन समिति इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातुएं निकालकर सोने, चांदी और कांसे के मेडल तैयार करने में जुटी है। यानी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल का मेडल कचरे से तैयार होगा। इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कचरा इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला कचरा होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा कीमती धातुओं का खजाना भी होता है। इसी खदान से टोक्यो 2020 ओलंपिक के मेडल बनाए जाएंगे। आयोजन समिति ने जापान के लोगों से अपील की है कि वो बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का दान करें। इस तरह जापान के लोग अपने भुला दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से निकालेंगे और इसका फिर से इस्तेमाल हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था। आयोजकों ने अब तक मिले इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 16.5 किलो सोना और 1800 किलोग्राम चांदी निकाली है, जबकि जरूरत का यानी 2700 किलो कांसे को हासिल करने का लक्ष्य तो कब का हासिल कर लिया गया है। आयोजन समिति अपनी जरूरत के कुल सोने का 54.5%
और जरूरी चांदी का 43.9% हासिल कर चुकी है। इस दिलचस्प प्रोजेक्ट की वजह से हमें दुनिया में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर से निपटने का एक नायाब तरीका भी दिख गया है। इस वक्त दुनिया के हर देश को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ऐसी लत लगी है कि हमारी धरती कचरे के ढेर से पटती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 तक दुनिया ने करीब 4.5 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा किया था। ये कचरा हर साल 3 से 4% की दर से बढ़ रहा है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को 18 पहियों वाले 40 टन के ट्रकों में ला दें, तो इससे 12.3 करोड़ ट्रक भर जाएंगे और इन ट्रकों को एक कतार में खड़ा करें तो पेरिस से सिंगापुर तक की 2 लेन की सड़क भी भर जाएगी। 2021 तक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा 5.2 करोड़ टन पहुंचने की आशंका है। ये सिर्फ जापान की बात नहीं, भारत समेत हर देश का यही हाल है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 20% बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ही रिसाइकिल किया जाता है। बाकी को लोग घरों में रखकर भूल जाते हैं या यूं कहें कि कहीं फेंक देते हैं। लेकिन इस कचरे को अब कीमती धातुओं की खदान के तौर पर भी देखा जा रहा है और जापान ने इसकी मिसाल पेश भी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोने, चांदी और पैलेडियम जैसे धातुओं निकलने से न केवल हमें ये कीमती धातुएं मिलेंगी, बल्कि असली खदानों का दोहन भी कम होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ओलंपिक खेलों के मेडल फिर से इस्तेमाल होने लायक चीजों से बने हों। साल 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान भी 30% चांदी जो मेडल बनाने में इस्तेमाल हुई थी, वो फेंक दिए गए आयनों, बेकार पड़े टांकों और एक्सरे प्लेट से निकाली गई थी। रियो ओलंपिक के कांसे के मेडल बनाने में इस्तेमाल हुआ 40% तांबा टकसाल के कचरे का था। 2010 के वैंकूवर विंटर ओलंपिक खेलों के मेडल बनाने में एक 5% रिसाइकिल किया हुआ सामान इस्तेमाल हुआ था। ये सामान बेल्जियम से आया था। टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों की ये पहल 2 मायनों में खास है। पहला तो ये कि सारे ही मेडल रिसाइकिल किए गए सामान से तैयार होंगे और दूसरी खास बात ये है कि आयोजन समिति को इलेक्ट्रॉनिक कचरा केवल जापानी नागरिक ही दान नहीं कर सकते हैं। जून 2018 तक जापान की इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों ने 43.2 लाख टन बेकार मोबाइल फोन इकट्ठे कर लिए थे। वहीं नगर निकाय संस्थानों को 34,000 टन छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक कचरा इतनी भारी मात्रा में है कि उसके रिसाइकिल किए जाने में अपार संभावनाएं हैं। इसका अंदाजा केवल इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जापान में अब तक इकट्ठा किया गया कचरा देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे का केवल 3% है। जापान में करीब 20 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। क्या आप जानते हैं कि हम जो गैजेट्स लेते हैं उसमें खाली पड़ी जगह में विदेश से कंपनियां जो सामान बेचती है उसमें अनवांटेड कंपोनेंट को भी लगाकर इसलिए बेचती है कि वहां का कचरा हटाया जाए। यहां तक कि हिंदुस्तान में आने वाले कंटेनरों में अगर जगह रह जाती है तो उसमें भी ऐसी चीजें भरी हुई पकड़ी गई है जो कि मंगा ही नहीं गई थी। कचरे का भारत में डंपिंग पुरानी बात है। हालांकि हम तो जनसंख्या के कचरे और गद्दारों के कचरे से ही परेशान हैं, लेकिन हमने सोचा कि यह भी एक मुद्दा है जो आज के बिंदास में लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब नहीं सहना पड़ेगा।